हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि सर के वाले में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो है उत्तराखंड एसएससी के लिए 10+2 और ग्रेजुएट लेवल के लिए, जिसमें हम बात करेंगे समूह ग कनिष्ठ सहायक वीडियो के एग्ज़ाम जो कि समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। उन सभी के लिए यहाँ पर ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड का राजनीतिक ढांचा के बारे में, जिसमें कि आज हमारा टॉपिक है उत्तराखंड का विधानसभा। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा 126वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन के बारे में देखेंगे, यहाँ से आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक की और क्लासेस नहीं देखी हैं जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको देख लीजिएगा और यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाके उनको कैरी कर सकते हैं। यहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी क्लास की हो तो इस क्लास की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर इसके बाद मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। और आप सभी को यहाँ पर होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आशा करता हूँ होली के रंगों की तरह ही आपके जीवन में सरकारी नौकरी के रंग भी ज़रूर आएंगे। और मेहनत कीजिए बिल्कुल, और रिवीजन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपसे हो सकता है, और बाकी अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कीजिए। तो इसी आशा के साथ हम यहाँ पर इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिक। जैसे कि हमने बात की यहाँ पर विधानमंडल के बारे में, तो विधानमंडल के अलावा यहाँ पर जो उत्तराखंड की संसद है उसके 3 अंग हमने यहाँ पर पढ़े थे। सबसे पहले हमने देखा था कार्यपालिका, और दूसरा पढ़ा हमने विधानमंडल, तीसरा पढ़ेंगे इसके बाद हम न्यायपालिका। ठीक है, तो ये 3 निकाय हैं उत्तराखंड के संसद के जिसको हमने पढ़ना है। इसमें हमने कार्यपालिका वाला अंग पढ़ लिया है। कार्यपालिका में भी हमने राज्यपाल के बारे में पढ़ा और मंत्रिपरिषदों के बारे में पढ़ा। महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखे, आर्टिकल्स देखे, उनके क्या उनकी शक्तियां हैं, क्या कार्य हैं, वो सभी हमने देखा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे विधानमंडल की। विधानमंडल में क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़ हम देखते हैं। तो विधानमंडल के भी यहाँ पर 2 अंग हैं। सबसे पहले तो राज्यपाल की यहाँ पर कार्यपालिका शक्ति भी होती है, जो कि हमने देखा अभी इससे पहले वाली वीडियोज़ में राज्यपाल के बारे में जब हमने चर्चा की। और विधायी शक्तियाँ भी राज्यपाल को दी गई हैं। तो राज्यपाल का एक अलग से मैंने यहाँ पर पहली क्लास ली थी, तो वहाँ से आप उसको राज्यपाल को देखना, वहाँ पर से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर दूसरा अंग जिसको हम बोलते हैं विधानसभा। विधानसभा क्या होती है और ये किस तरीके से कार्य करती है, और इसके अंतर्गत कौन से अनुच्छेद आते हैं, वो सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर विधानसभा को हम डिस्कस करते हैं, विधानसभा के बारे में। तो यहाँ पर भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है जिसको हम बोलते हैं 170 अनुच्छेद। इसके तहत ये कहा गया है कि जो भारत नागरिक हैं जो कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, 18+ हैं, वो क्या करेंगे, अपने क्षेत्र में एक विधानसभा का सदस्य चुनेंगे। और वो विधानसभा का सदस्य चुन के जब विधानमंडल में जाएंगे तो वो एक विधानसभा का गठन करेंगे। तो ये बात थी 170 अनुच्छेद की, जो कि संविधान में लिखी गई है। अब अगला दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, यहाँ पर प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा है उसमें कम से कम 60 सदस्य और अधिक से अधिक 500 सदस्य होने जरूरी हैं। यानी कि यहाँ पर उत्तराखंड की ही बात नहीं कर रहा, बल्कि पूरे भारत की बात कर रहा है, जिसमें हमने देखेंगे कि जो विधानसभा है किसी भी राज्य की, उसमें कम से कम तो 60 सदस्य होने ज़रूरी हैं और अधिक से अधिक यहाँ पर 500 सदस्य। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिसमें 60 से भी कम सीटें हैं विधानसभा सदस्य की, तो वो अपवाद के रूप में देखा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर गोवा के बारे में बात करें, और भी 1-2 राज्य हैं जहाँ पर 60 से कम यहाँ पर आपको सीटें देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे जो विधानसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के बाद यह पुनः इसका चुनाव होके और नई विधानसभा का यहाँ पर गठन किया जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य में, तो उस स्थिति में आप देखेंगे कि जो विधानसभा है उसकी अवधि को 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अगर 5 साल का इसका कार्यकाल होता है तो 1 साल और बढ़ा देंगे तो ये 6 साल का इसका कार्यकाल हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे कि 1 साल से पहले ही यहाँ पर अगर ये राष्ट्रपति शासन या फिर जो भी राष्ट्रीय आपात है वो समाप्त कर दिया गया है, तो इस स्थिति में यहाँ पर कम से कम यहाँ पर 6 महीने के बाद यहाँ पर आपको दोबारा चुनाव करने पड़ेंगे और नई विधानसभा का यहाँ पर गठन करना पड़ेगा।
तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर एक अनुच्छेद है 332 अनुच्छेद को आपको ध्यान में रखना है। ये अनुच्छेद क्या कहता है कि जो विधानसभा है उसमें जनसंख्या के आधार पर जो एससी और एसटी हैं उनके लिए यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो आप देखते हैं कि जो कि उत्तराखंड की भी विधानसभा है उसमें भी आरक्षित सीटें होती हैं, तो वो जो है 332 अनुच्छेद के तहत यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर इस चीज़ को बताया गया है। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर विधानसभा के अध्यक्ष भी होते हैं, और विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव जो भी विधानसभा के सदस्य चुने हुए होते हैं जनता के द्वारा, उनके द्वारा यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से ये इनका चुनाव किया जाता है, और एक उपाध्यक्ष का भी यहाँ पर चुनाव किया जाता है। ये जो बात है 178 अनुच्छेद में लिखी गई है, जो कि अध्यक्ष को डिफाइन करता है, विधानसभा के अध्यक्ष को। विधानसभा का अध्यक्ष का जो कार्य होता है वो क्या होता है, बैठकों का संचालन करता है, यानी कि विधानसभा की जितनी भी बैठकें होंगी उनका ये क्या करेगा, संचालन करेगा। और दूसरा कार्य इनका ये होता है कि ये निर्णायक मत देता है। जब ऐसी कंडीशन जब विधानसभा में आ जाती कि कोई बिल अगर पास किया जा रहा है तो वहाँ पर बराबर मतदान की अगर स्थिति पैदा हो गई है, तो उस स्थिति में यहाँ पर ये क्या करेगा, एक निर्णायक मत का अपना प्रयोग करेगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए या ना माना जाए, इसकी बात भी इसका निर्णय भी यहाँ पर विधानसभा का जो अध्यक्ष है वही क्या करता है। ठीक है, अब ये धन विधेयक क्या होता है, इसके बारे में जब हम भारत की राजनीति पढ़ेंगे तो उसमें हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी इतना समझ ली कि जो विधानसभा का अध्यक्ष है वही यही डिसाइड करेगा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है, अब अगर कहीं पर विधानसभा में सदन में बैठक होती है तो उस समय कितने सदस्य होने चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर प्रावधान है कि जो कुल सदस्य हैं, जैसे कि संसद में विधानसभा में जितने भी सदस्य होंगे उनका 1/10 सदस्य की उपस्थिति यहाँ पर होना जरूरी है। ठीक है, अगर 1/10 सदस्य यहाँ पर उपस्थित नहीं है तो वहाँ पर सदन का कार्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर 173 अनुच्छेद ध्यान में रखना है, जो कि विधानसभा के सदस्यों की योग्यता को डिफाइन करता है। तो क्वालिफिकेशन क्या होगी विधानसभा के सदस्यों की, ये जो बात है 173 अनुच्छेद में लिखी गई है। इसके अनुसार ये है कि जो एक भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो सभी को पता है। उसके अलावा यहाँ पर जो लोकसभा के सदस्य हैं उनके समान इनकी योग्यता होनी चाहिए, और साथ में जो इनकी जो वर्ष है वो 25 वर्ष की आयु ये पूरी करनी इनको ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर 25+ एज इनकी होना ज़रूरी है, जो कि विधानसभा के सदस्य के लिए निर्धारित की गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर विधानसभा के विघटन की बात करेंगे तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा इसका विघटन किया जाता है, और इस स्थिति में यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ठीक है, जब विधानसभा क्या होगी, विधानसभा का विघटन होगा तो उस स्थिति में यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और राष्ट्रपति शासन को हमने जब राज्यपाल वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तब हमने देखा वहाँ पर तो 356 अनुच्छेद के तहत यहाँ पर राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लग जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे जब विधानसभा के सत्र होते हैं तो अलग अलग सत्र होते हैं, जैसे मानसून सत्र हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग सत्र आहूत किए जाते हैं विधानसभा में। तो विधानसभा के अगर 2 सत्रों की बात करें तो मिनिमम यहाँ पर 6 महीने का यहाँ पर अंतर होना चाहिए। तो 6 महीने के बाद ऐसा होना चाहिए कि दूसरा सत्र आहूत करना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर अब हम चलते हैं विधानसभा सदस्यों की संख्या के बारे में। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड में कुल सीटें यहाँ पर 70 हैं, जो कि निर्वाचित सीटें हैं, और यहाँ पर इनमें से 70 में से जो आरक्षित सीटें हैं वो 15 हैं, जिसमें कि 13 तो हैं एससी के लिए और 2 हैं एसटी के लिए। एसटी की सीटें पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, तो चकराता जो कि देहरादून की है और नानकमत्ता जो कि उधम सिंह नगर में है। ये 2 सीटें हैं जो कि एसटी के लिए यहाँ पर आरक्षित हैं, और ये जो 13 एससी की सीटें हैं ये इनसे नहीं पूछता है क्योंकि ये ज़्यादा सीटें हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता। बट एसटी वाली सीटें ज़रूर पूछ लेता है कि चकराता और देहरादून नानकमत्ता वाला। यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि जो एक सदस्य नामित किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, उसको हम बोलते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय से। तो एक सीट इसके लिए अनिवार्य थी अभी तक के जो भी कार्यकाल हुआ करता था विधानसभा का। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे तो 71 सीटें
टोटल उत्तराखंड के विधानसभा की मानी जाती हैं, जिनमें कि 70 एक तो है निर्वाचित और एक है नामित। एक नामित मतलब राज्यपाल इसको आंग्ल भारतीय समुदाय से अपने अनुसार नामित कर सकता है। तो अब हम आज के एक अलग दूसरे टॉपिक में चलते हैं, जो कि आपको यहाँ पर नोट करके मैंने लिखा है, जो कि है 126वां संविधान संशोधन। 126वां संविधान संशोधन क्या कहता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ को आपको ध्यान में रखनी है, एक तो है जिसको हम बिल बोलते हैं या फिर विधेयक बोलते हैं। दूसरी चीज़ आपने नाम सुना होगा एक्ट या फिर अधिनियम। तो ये क्या चीज़ें होती हैं, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले हम आंग्ल भारतीय समुदाय के बारे में देख लेते हैं कि आंग्ल भारतीय समुदाय लोग होते कौन है। अब जैसे कि यहाँ पर आपको पता है कि अंग्रेज़ों का यहाँ पर शासन रहा था 250 से 300 साल के बीच तक। तो उस समय क्या हुआ, यहाँ पर अंग्रेज़ के जो पुरुष वर्ग के लोग थे वो उन लोगों ने यहाँ पर ज़्यादा राज किया। तो क्योंकि शुरुआत में क्या हुआ कि यहाँ की महिलाएं जो अंग्रेज़ों की महिलाएं थी वो नहीं आया करती थी भारत में, ठीक है। तो इस स्थिति में यहाँ पर जो अंग्रेज़ के शासक होते थे वो क्या करते थे, यहीं पर शादियाँ कर लेते थे इंडिया में। तो इंडिया में शादी करने के बाद इनसे जो भी संतान की उत्पत्ति होती थी वो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग कहलाते थे। इसी तरीके से कुछ भारतीय पुरुष भी थे जिन्होंने यहाँ पर अंग्रेजी महिलाओं के साथ अपना शादी की, और इस तरीके से उनकी भी जो संतानें हुई वो भी क्या कहलाई, आंग्ल भारतीय समुदाय के कहलाई। ये जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी थी उस समय पर कि फिर इनको एक अलग से दर्जा दिया गया और फिर इनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया, जिसको हमने आंग्ल भारतीय समुदाय बोला गया, ठीक है। तो ये दोनों का मिश्रित रूप है, एक तो है आंग्ल का और एक दूसरा है भारतीय का। ब्रिटिश और भारतीय का संयुक्त जो भी मिश्रित रूप है तो उसको हम बोलते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय। तो यहाँ से भी क्या है कि इनको भी आरक्षण दिया गया था, राज्यसभा में सीटें दी गई थी, लोकसभा में सीटें दी गई थी। तो आप देखेंगे कि जो लोकसभा में 2 सीटें हैं वो आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए यहाँ पर नामित की जाती हैं, जो कि इसका चुनाव जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति क्या करेगा, 2 लोगों को नामित करेगा लोकसभा में, जो कि होंगे आंग्ल भारतीय समुदाय के। अब यहाँ पर जो 126वां संविधान संशोधन है उसके तहत क्या किया गया है कि इस जो ये प्रावधान है आंग्ल भारतीय समुदाय का वो समाप्त कर दिया गया है। उनको आरक्षण की स्थिति अब नहीं है संविधान में। ऐसा इसलिए क्योंकि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो उस समय क्या हुआ, उस समय से अभी तक के जो भी आंग्ल भारतीय समुदाय हैं ऐसा माना जाता है कि उनकी जनसंख्या बहुत कम हो चुकी है, लगभग 200-300 के आसपास में इनकी जनसंख्या है। तो इसी वजह से इनका रिप्रेजेंटेटिव कम होने के कारण इस सीट को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो संविधान का संशोधन है वो 2019 का 126वां संशोधन है। यहाँ पर क्या किया गया था, 126वें संविधान संशोधन के तहत यहाँ पर संसद में भारत के राज्यसभा लोकसभा में एक बिल पारित किया गया था, जो कि इस आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को समाप्त करता है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं बिल। जब कोई यहाँ पर जिस किसी भी बिल की अगर हम बात करें तो उस समय ये कहलाता है विधेयक, ठीक है। अब जब ये विधेयक राज्यसभा में फिर लोकसभा में दोनों में पास हो जाएगा, उसके बाद जब इसको राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाएगी, यानी कि राष्ट्रपति जब अपने हस्ताक्षर कर लेगा, तो उसके बाद ये जो विधेयक होता है इस विधेयक को बोलते हैं हम एक्ट या फिर अधिनियम। अब आप देखेंगे कि जो ये एक्ट बना 104वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया ये फिर, यानी कि आप देखेंगे 126वां तो है संविधान संशोधन विधेयक, और लेकिन अगर हम बात करेंगे 104 की तो ये बन गया अधिनियम। अब ऐसा क्यों कि 126 तो संशोधन है और ये संविधान, और ये जब अधिनियम बना तो 104वां बना। तो ऐसा होता है कि जब संविधान में यहाँ पर संसद में बिल पारित किए जाते हैं तो हर एक बिल यहाँ पर पास नहीं होते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई राज्यसभा में रुक गया हो, या फिर कोई लोकसभा में यहाँ पर पारित ना हो सका हो, या हो सकता है किसी कारणवश राष्ट्रपति के द्वारा उसको अनुमति न दी गई हो। तो इस स्थिति में यहाँ पर जो विधेयक संसद में पारित हो जाते हैं वो अधिनियम नहीं बन पाते हैं। लेकिन उनमें से जो भी इन तीनों प्रोसेस को पूरी करता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के बाद पास होने वाली जो भी बिल यहाँ पर इस नियम को पालन करेगा वो लास्ट में बन जाएगा अधिनियम। इसी वजह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 126 तो बिल यहाँ पर रखा गया टेबल पर,
उसके बाद लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि उनमें से 104 ही अधिनियम अभी तक हैं जो कि बने गए हैं। तो ये चीज़ आपको पता चल गई होगी आई होप। यहाँ पर ये जो अधिनियम है ये 25 जनवरी 2020 से लागू किया गया है। अब यहाँ पर एक अनुच्छेद है जो कि आपको ध्यान में रखना है, अनुच्छेद है 334। अनुच्छेद 334 ये कहता है कि जो लोकसभा है या फिर विधानसभा है, इसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब आरक्षण का प्रावधान किस किस के लिए किया गया है? एक है एससी, और दूसरा है एसटी, और तीसरा है फिर ये आंग्ल भारतीय समुदाय का। जब ये बिल पास किया गया था तो उस समय ये कहा गया था कि जो एससी और एसटी की आरक्षित सीटें हैं, इनको तो 10 साल के लिए यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, यानी कि 25 जनवरी 2030 तक इनके लिए आरक्षित की सीटें रख दी गई हैं। लेकिन उसमें ये नहीं कहा गया था कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय है उनके लिए भी आरक्षित सीटें होंगी। तो ये माना जाता है कि उस समय जो आंग्ल भारतीय समुदाय है उनके लिए रिजर्व सीटें यहाँ पर कैंसिल कर दी गई है। अब यहाँ पर आंग्ल भारतीय समुदाय एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर आपसे अब पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं, तो आप बोलेंगे कुल 70 हैं। और जो एक नामित सीट होती थी जिसको हम आंग्ल भारतीय समुदाय बोलते थे, वो अब रद्द हो चुकी है, उसका अब समाप्त कर दिया गया है। तो ये था यहाँ पर संशोधन, जो कि संविधान का संशोधन है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा कि कहाँ पर कौन सा टॉपिक यहाँ पर समझ में नहीं आया। और अगर समझ में आ गया है तो आप यहाँ पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर अब हम देखेंगे अंतरिम विधानसभा। जब राज्य बना 9 नवंबर 2000 को, तो उस समय यहाँ पर विधानसभा का गठन किया गया, और वो विधानसभा थी अंतरिम विधानसभा। अंतरिम विधानसभा का मतलब ये होता है कि जब निर्वाचन यहाँ पर जनता के द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है। तो उस समय यहाँ पर वोट जो कि इलेक्शन है वो नहीं हुए थे। तो उस समय यहाँ पर विधानसभा की जो सीटें थी वो 30 सीटें थी। सन 2000 की बात चल रही है। लेकिन जब 2002 में चुनाव हुए, आम चुनाव हुए यहाँ पर 14 फरवरी 2002 को, तो उसमें प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन किया गया, और इसमें यहाँ पर जो सीटें हुई वो 70+1 थी, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं भारत के संसद में यहाँ पर उत्तराखंड से कितना प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो लोकसभा है उत्तराखंड भारत की, उसमें यहाँ पर उत्तराखंड के लिए 5 सीटों का प्रावधान किया गया है, जिसमें कि एक जो है वो आरक्षित सीट है, और वो आरक्षित सीट कौन सी है? अल्मोड़ा की, ठीक है। अल्मोड़ा की आरक्षित सीट है जो कि है। और यहाँ पर इसके अलावा 5 सीटों में आप देखेंगे पौड़ी हो गया, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल और हरिद्वार। ये 5 सीटें हैं जो कि लोकसभा के लिए नामित यहाँ पर प्रतिनिधित्व करती हैं। उसके अलावा यहाँ पर राज्यसभा में भी कुछ सीटें हैं जो कि हैं यहाँ पर से उत्तराखंड से 3, और यहाँ पर राज्यसभा में कोई भी यहाँ पर आरक्षित सीटें उत्तराखंड से नहीं हैं। तो आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी, और आज का टॉपिक जो कि विधानमंडल से था उत्तराखंड का, वो आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। हम अगली वीडियो में न्यायपालिका को लेके आएंगे, जिसमें हम हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे, और हो सकता है उसी वीडियो में हम आपको पंचायती राज अधिनियम जो कि उत्तराखंड में लागू किया गया उसके बारे में हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो थैंक यू सो मच।